दिल्ली और बिहार का चुनाव मैं वहां के पदाधिकारियों से, नेताओं से, वहां के प्रभारियों से, अध्यक्षों से सबसे कहना चाहता हूं, अब परीक्षा का समय नहीं रहा है। अब आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अगर राजकाज चाहिए, अपने लोगों का भला चाहिए, तो फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाओ और गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करने का काम करो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो धीरे धीरे सरकारें कब इस देश को बेच के निकल जाएंगी, हमें यह भी नहीं पता लगेगा कि कितने करोड़ का कर्ज इस सरकारों ने ले रखा है। महिलाओं पे हिंसा रुके, यह हमारे महापुरुषों का सपना था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा किसी भी देश की तरक्की महिलाओं की तरक्की से मापता। हम अपने महापुरुषों को सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करो, ऐसे दोनों उठाओ, दोनों, एक हाथ नहीं, दोनों उठाओ हाथ ऐसे। हम इस देश में राजकाज के लिए तैयार हैं। जो मांगे हमने उठाई हैं, अगर सरकार उन पे गौर नहीं करेगी तो क्या आप लोग संघर्ष के लिए तैयार हो? क्या आप अपने अधिकारों को बचाने के लिए मैदान में आने के लिए तैयार हो? तो हम सरकार को नवंबर तक का समय देते हैं। कितना समय? ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर तक का समय हम लोग देते हैं। नवंबर में हम लोग पार्टी की राष्ट्रीय समिति की मीटिंग बिठा के दोबारा से तय करेंगे। अगर सरकारों ने हमारी मांग नहीं सुनी तो इन मांगों पे हमें अगला स्टैंड क्या लेना है, ये पार्टी जो है नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते में बैठ के तय करेगी कि अगली कार्रवाई हमारी क्या होनी चाहिए। मैं किसानों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं। मनोज भाई बैठे हैं। किसानों की हर एक समस्या को हल करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, वचनबद्ध हैं। मौका आने दीजिए, यहां का किसान दुनिया के किसानों से खुशहाल बनेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं नौजवानों को भी रोजगार की गारंटी देता हूं। मैं नौजवानों को रोजगार की गारंटी देता हूं। मैं घर में रहने वाली माए बहनों को कुटीर उद्योग लगा के रोजगार की गारंटी देता हूं। मैं बुजुर्गों की पेंशन, जो पेंशन मिलती है अभी 500 रुपए, मैं गारंटी देता हूं हमें अवसर मिलने पे हम उन पेंशन को 500 रुपए से बढ़ा के 3000 रुपए करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं गारंटी देता हूं आशा आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माता को, सहायिकाओं को उनका वेतन कम से कम 20,000 रुपए करेंगे आने वाले समय में, जब हमारे हाथ में ताकत आए। मैं जो हमारे पुराने कर्मचारी जिन्होंने सेवा की है देश की, उनकी पुरानी पेंशन का भी आप लोगों से वादा करता हूं कि उनको उनकी पुरानी पेंशन भी हम लोग ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू कराएंगे। इस बात का भी मैं आप लोगों से वादा करता हूं। और फिर से अपनी बात को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए मेरी इस बात को याद रखना, आपको मेरे ऊपर बीएससी के भाइयों को भी ये वादा करता हूं कि अगर उनको अधिकार मिलेंगे तो उनका सबसे बड़े समर्थक, क्योंकि हम बहुजन आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, हम लोग उनके सबसे बड़े समर्थक रहेंगे। आने वाले कल में हम लोग उनके साथ बैठ के उनको क्या महसूस होता है, वो क्या सोचते हैं, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। मैं ये भी नकारता हूं, कोई अगर ये कहता है कि डीएससी के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, वो धार्मिक है, कोई इस तरह की बातें करता है, तो मैं इस बात का भी खंडन करता हूं कि हमारे पढ़े लिखे समाज को ऐसा कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो बात इस देश के तथाकथित स्वर्ण जाति के लोग हमारे लोगों के खिलाफ कहते थे, जब आरक्षण मिला था शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, जब आरक्षण मिला था मंडल कमीशन के जरिए बैकवर्ड के लोगों को, जो बात ऊंची जातियों के लोग इनके लिए कहते थे, आज अगर वही बात हम लोग कहने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हम भी स्वार्थी हो गए हैं। हम तो अपने दायित्व पे खड़े हैं, हम अधिकारों की रक्षा भी करेंगे और अपने लोगों को बांटकर भी देंगे। इस बात की जिम्मेदारी भी हमारे सर होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, बड़ा भाई होने के नाते मैं अपने लोगों से आपसे आग्रह करूंगा कि कोई भी अनावश्यक टिप्पणी डीएससी के भाइयों पे ना करे। वो हमारा परिवार है,
उनके लिए खून भी देना पड़ा, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना पड़ा, तो हम लोग सबसे आगे रहेंगे, उनके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। इस बात का मैं आप लोगों को वचन देता हूं। और ये रैली तो कुछ भी नहीं है, ये रैली तो कुछ भी नहीं है। अगर उनके अधिकार को छीनने काम करेगा तो इससे 10 गुना बड़ी रैली उनके समर्थन में हम लोग करने का काम करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे हम अपना भाईचारा नहीं टूटने देंगे। इस बात का मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूं। सम्मानित साथियों, आज आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए और आपने हमेशा की तरह भीम आर्मी आजाद पार्टी के नौजवान नेताओं का, सामान्य साथियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। मैं दोनों हाथों से आपका धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं मेरे पिताजी केंद्रीय स्कूल में मास्टर थे। मैं तो गरीबी से निकल गया, बेबसी लाचारी से निकल गया, मगर मुझे खुशी है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में जो जवान है कि कभी कभी हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अगर ये पुराने मिशन से साथी नहीं होते तो शायद आज आंदोलन यहाँ नहीं पहुंच पाता। नौजवानों का अनुभव, नौजवानों की ऊर्जा, जुनून और सीनियर साथियों के अनुभव में आज देखिए 4 साल के अंदर पूरे भारत में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का डंका बजा कर रख दिया। ये कुछ नहीं बात है। भगवान खुद की धरती पर आज हमारे नेताओं से मिले और आगरा से मिले और हमारे पूरे बस्ती और तमाम उत्तर प्रदेश के नेताओं ने और देश भर के नेताओं ने जिस तरह से संघर्ष किया। हमारे बीच में भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव उन्होंने जिस तरह से कुर्बानी करके संघर्ष किया। हमारे बीच में भाई रविंद्र पंडित जी हैं, भाई धनपाल चौधरी जी, निजाम भाई, राजी भाई, जिन्होंने खूब संघर्ष किया। हमारे बीच में हमारे सत्येंद्र सोनी जी, हमारे गुरु जी बेगवाल जी, अंतोनी जी, गोपालिया जी, हमारे डॉक्टर धनपाल जी, हमारे जयंत जी, हमारे प्रशासक जी, महेंद्र सिंह जी, अमल तोमर साहब, इंदौर जी, मोहनलाल जी, हमारे पूर्व विधायक जी, हमारे राजीव साहब, जिस तरह से हमारे एक्स हमारे प्रमुख सचिव साहब नीलतन जी, हमारे तमाम साथियों ने जिस तरह से संघर्ष किया है वो योगदान, जिस तरह का योगदान मिल दिया है वो अतुल्य है। मैं धन्यवाद जो गुरु इनकी वजह से हूँ। साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई हिमांशु जी और हमारे सबसे मजबूत हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के विनय सिंह जी, मैं इनका भी बहुत सभी का धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं भीम आर्मी के आंतरिक कार्यकर्ता का जो गांव में रहता हूँ, जिसको लोग नहीं जानते, जो आजाद समाज पार्टी का बूथ का अध्यक्ष है, सेक्टर का अध्यक्ष है, जो हमारी विधानसभा कमेटी के नेता, प्रदेश के नेता, तो आज फिर नहीं होगा करने से बच जाता। अभी मैं कह रहा था कोई 1000 लोग 2-3 दिन की गोल में नहीं जा लोग संसद भी में हम लोग महाराष्ट्र हमारे साथ अशोक जी, हमारे आनंद जी, हमारे कौशिक भाई, कांति भाई, तमाम हमारे साथी सब लोग, कौशल भाई, इतने अच्छे लोग हमारे पास हैं। हमारे नगीना लोकसभा के लोगों का तो मैं कितना शुक्रगुजार हूं। उनके लिए जो संधि का मैं मेरी बात आप देखोगे कि देश में नगीना को लोग जानते हैं, कैसे कहते थे नगीना से आज हमारे साथ अधिकारों की रक्षा की और आज भी इस देश में आरक्षण बचा हुआ है, नौकरियां बची हुई है, हिस्सेदारी बची हुई है, राजनीतिक व्यवस्था कायम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो धन्यवाद करना चाहिए उन जातियों का जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, लेकिन अपने अधिकारों को छीनने नहीं दिया। सब लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन दुश्मन का ये षड्यंत्र है और दुश्मन बड़ा समझदार है। दुश्मन जानता है कि 2 अप्रैल 2018 के बाद में ये दलित समाज एकजुट हो गया था। जब दलित समाज एकजुट हुआ तो वो ये सोचने लगे कि इनकी एकता को कैसे तोड़ा जाए।
आप और मैं जानते हैं, जब अगर आप झाड़ू की सिक्कों को इकट्ठा कर दोगे, वो सिक्के जो हैं एकजुट हो जाएंगे, उनको बांध दिया जाएगा तो वो सारा कचरा साफ कर देंगे। लेकिन अगर वो जो सिक्के होते हैं, अगर आपने उनको अलग अलग कर दिया तो वो कचरा साफ नहीं कर पाएंगे, वो खुद कचरा बन जाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं बनेगी। इसलिए हमारे महापुरुषों ने बहुजन समाज में भाईचारे की बात की। और आप महसूस करो, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने विरोधियों बैरियों के खिलाफ संघर्ष भी करना है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना है। मैं जब देश के बाहर गया तो मैंने देखा कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खुशहाल है, उनकी जिंदगी अच्छी बन रही है। लेकिन उनकी जिंदगी तो अच्छी बन रही है, लेकिन 75 साल की आजादी के बाद आज भी भारत में 80% लोग ऐसे हैं जो रोटी कपड़ा मकान से वंचित है, जिनको इज्जत की जिंदगी नहीं मिल रही। तो मैं ये देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन जब मैं भारत की तरफ देखता हूं तो बड़ी निराशा हाथ लगती है। फिर ये महसूस करता हूं कि आज जो कुछ हमारे पास है वो हमारे महान पुरुषों की संघर्ष की वजह से है। अगर हमारे महान पुरुष संघर्ष नहीं करते तो जो आज हमें मिला है ये भी हमें किसी कीमत पे नहीं मिलता। आप जानते हैं, हमेशा आरक्षण के खिलाफ चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या मनुवादी दल हो, सब लोगों ने आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए। और इसका सबसे बड़ा हमला इस पे कब हुआ, जब 10% EWS लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के, जो हमारे पूर्व के दल थे, उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पे निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। ये भाजपा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वोट तो आपसे हमसे ली धर्म के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, लेकिन सत्ता में आके ये लोग अपने लोगों का काम करने लगे, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे, और हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज लोग, जुल्म जाति के शिकार लोग परेशानी की जिंदगी जीने लगे। मैं चाहता हूं कि जो जिंदगी हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया में जी रहे हैं, ऑस्ट्रिया में जी रहे हैं, इटली में जी रहे हैं, यूरोप में जी रहे हैं, पूरे अमेरिका में जी रहे हैं, कनाडा में जी रहे हैं, इंग्लैंड में जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी की व्यवस्था भारत में भी हो। लेकिन ये तभी संभव है जब राजनीतिक शक्ति हमारे पास हो। अगर राजनीतिक शक्ति भाजपा और कांग्रेस के पास रहेगी तो हम लोग इज्जत की जिंदगी इस देश में नहीं जी सकते। इस बात को आप लोग मेरी ध्यान रखना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और राजनीतिक सत्ता जिनके पास है, उनके लोग हजारों हजारों करोड़ रुपए लेके भाग जाते। उनके लोग, उनके पूंजीपतियों के लिख के आपको जेल भेजने का काम सरकार कर देगी, और आपके घर की कुर्की भी करा देगी। आप किसानों का, मजदूरों का हाल देख लो, आप नौजवानों का हाल देख लो, इस देश में क्या है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, आप समर्थन करके बताना कि आप इस पे सहमत हो या नहीं हो। बताओ, जातिवार जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक सुर में बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? साथ साथ